मेरा नाम असलम है और ये जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये वाक़या अब से आप कह सकते हैं कि तकरीबन 31 साल पुराना है। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं उस वक्त जहलुम के करीब एक जगह है जिसे दीना कहा जाता है, उसके करीब एक सिक्योरिटी चेक पोस्ट के अंदर मौजूद था। अब क्योंकि मेरा जो ताल्लुक़ था उस दौर में, ये उस वक्त एक सिक्योरिटी इदारे से था, तो अक्सर ऐसा होता था कि मुझे मुख्तलिफ़ चेक पोस्ट के ऊपर या मुख्तलिफ़ चौकियों के ऊपर ड्यूटी के लिए तैनात किया जाता था। जो लोग जहलुम के बारे में या दीना के बारे में जाना करते हैं, उनको पता होगा कि पंजाब के अंदर जो सबसे क़दीम तरीन जगह है या जो सबसे क़दीम तरीन एरिया है, वो बेसिकली दीना का एरिया है। गए वक्तों में यानी प्री पार्टीशन दौर में या उससे पहले भी ये जो एरिया था, ये जो जगह थी, ये शुरू से ही अहमियत की हामिल थी। खैर, वैसे तो मैं काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ़ जगहों पे, मुख्तलिफ़ चुंगियों पे सिक्योरिटी देता आ रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कहीं पे भी किसी भी तरह के इस तरह के वाक़यात का सामना नहीं करना पड़ा था। लेकिन कभी कभी आपकी ज़िंदगी में वो होता है जो आपने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता। तो वैसे ही एक रात थी और मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि 7 दिसंबर की रात थी और 93-94 चल रहा था। मैं अपनी चौकी पे मौजूद था। रात के तकरीबन 1 सवा 1 बजे का टाइम था। हुस्न इत्तफाक ये था कि जहाँ पे ये चौकी या चेक पोस्ट मौजूद थी, इसके अतराफ़ में दूर दूर तक ना ही कोई आबादी थी और ना ही किसी भी किस्म की ऐसी जगह मौजूद थी जहाँ पे पब्लिक का इंट्रैक्शन हुआ करता है। मैं मुकम्मल तौर पे एक सुनसान, वीरान और मुकम्मल तौर पे एक अंधेरी जगह पे मौजूद था। ज़ाहिर सी बात, ये मेरी जॉब थी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और मुझे जो कहा गया था या जैसे गाइड किया गया था, वैसे ही मुझे अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करना था। खैर, मेरी आदत थी कि जब भी मैं अपनी ड्यूटी पे मौजूद हुआ करता था तो मैं 100% अलर्ट रहने की या जागते रहने की कोशिश किया करता था। जाहिर सी बात है, अगर आप एक ड्यूटी पे हैं और ख़ास तौर पे सिक्योरिटी की ड्यूटी पे हैं, अगर आपसे ज़रा सी भी गलती हो जाती है तो उसके नतीजे में मुल्क को या हम लोगों को जो नुकसान होता है, यह आपकी ज़िम्मेदारी हुआ करती है। मेरी जो नज़रें थी, सामने का जो एरिया है जो कि मुकम्मल तौर पे एक तरह से झाड़ियों पे या जंगलात पे मुश्तमिल था, मुसलसल सामने के एरिया के ऊपर थी और मैं मन ही मन बहुत सारी चीज़ें सोच रहा था। इसी दौरानिए में मुझे ऐसा लगा कि सामने जहाँ पे झाड़ियाँ मौजूद हैं, या आप कह सकते हैं कि जहाँ पे खेत या जंगलात मौजूद थे, वहाँ पे कुछ हल्की सी मूवमेंट महसूस हुई। हालांकि मुकम्मल तौर पे हवा बंद हुई भी थी और किसी भी सूरत झाड़ियों को हिलना या पत्तों का हिलना नामुमकिन था। अब मैं बुनियादी तौर पे अलर्ट हो चुका था। मेरा जो फोकस था सामने की तरफ था। आमतौर पे इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात हो चुके थे। जब भी मैं वहाँ पे फोकस किया करता था तो कभी कोई बिल्ली, कभी कोई कुत्ता या इस तरह का कोई भी जंगली जानवर एकदम से सामने आ जाया करता था। अब मैं मुकम्मल तौर पे अलर्ट था। मेरी जो गन थी, उसका जो निशाना था वो सामने की तरफ था कि अल्लाह ना करे अगर कोई दहशतगर्द हो, कोई दुश्मन हो, तो उसको मैं देन एंड देयर ख़त्म कर दूँ। इसी दौरानिए में इन झाड़ियों के अंदर से एक औरत, जो कि मुश्किल से मेरा ख्याल है कि 25 या 30 साल के दरमियान होगी, वो एक बच्चे के हमरा न सिर्फ बाहर निकली, बल्कि हैरान कुन तौर पे इन दोनों के यानी औरत का भी और बच्चे का भी जो चेहरा था, ऐसा लग रहा था मुकम्मल तौर पे या तो बहुत ज़्यादा येलो या फिर आप कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा वाइट चेहरे हैं। कुछ अजीब तरीके से उनकी बड़ी बड़ी आंखें थीं और अगर आप उनकी नाक की बात करें तो वो इस कदर लंबी और इस कदर बड़ी नाक थी, ऐसा लग रहा था जैसे उनके चेहरे पे नाक नुमाया तौर पे दिखाई दे रही है। हैरान कुन तौर पे इन दोनों ने जो कपड़े पहन रखे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कदीम ज़माने में जैसे अरब के लोग पहना करते थे, उस तरह के कपड़े थे। कम अज़ कम आज के दौर में या उस दौर में ये जो कपड़े हैं वो कोई भी नहीं पहना करता था। अब मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन लोगों को वार्न करूं या इनके ऊपर गोली चला दूं। एक अजीब कन्फ्यूजन थी। आमतौर पे जो दहशतगर्द होते हैं या जो भी दुश्मन होते हैं, वो इस तरह के मामलात के लिए या हमला करने के लिए औरतों और बच्चों का इस्तेमाल किया करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ था और मैं वेट कर रहा था जैसे ही ये औरत मज़ीद आगे आती है और जब मुझे लगता है कि ज़रा सा भी ख़तरा मौजूद है तो डेफिनेटली मैं इसको हिट करने वाला हूँ। अच्छा, अजीब बात यह थी कि जैसे ही ये औरत आगे बढ़ना शुरू हुई
तो इस कदर तेज़ी के साथ या इस कदर बर्क रफ्तारी के साथ आगे बढ़ रही थी कि किसी भी तरह किसी इंसान का या इस तरह की मखलूक का आगे बढ़ना नहीं मुमकिन हुआ करता। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत गोली की तरह या हवा की तरह आगे बढ़ रही है। इसी दौरानिए में जब मेरी नज़र उस औरत के पाँव पे और इसके साथ साथ उस बच्चे के पाँव के ऊपर पड़ी, तो मैंने देखा कि इन दोनों के जो पाँव हैं वो ज़मीन पे टिके होने के बजाय ऐसा लग रहा था ज़मीन से 6 या 7 इंच ऊपर मौजूद हैं। हाँ, इनके पाँव इस कदर लंबे लंबे थे कि बाकायदा वो टर्न हुए हुए थे। कभी लग रहा था जैसे इनके पाँव मुड़े हुए हैं, कभी लग रहा था कि जैसे इनकी रफ्तार तेज़ होने की वजह से इनके जो पाँव हैं वो पीछे की तरफ मुड़ चुके हैं। खैर, मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि कम अज़ कम ये जो भी औरत और बच्चा मेरे सामने मौजूद हैं ये किसी भी तरह इंसान नहीं हो सकते। मैंने अपने तौर पे आयतुल कुर्सी की तिलावत शुरू की और इसके साथ साथ मैं अलर्ट था कि जैसे ही ये औरत बिल्कुल करीब आएगी तो मैं इसके ऊपर फायर करने वाला हूँ। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जैसे जैसे मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो देखते ही देखते ये जो औरत थी या इसके साथ जो बच्चा था उसका रुख, जो कि एग्जैक्टली मेरे सामने या मेरी तरफ मौजूद था, अब लग रहा था जैसे जैसे वो औरत आगे बढ़ रही है तो उसका रुख मेरे बजाय राइट साइड की तरफ होता चला जा रहा है। और ऐसे ही हुआ कि मैंने यक्के बाद दीगरे 3 दफ़ा जब आयतुल कुर्सी पढ़ी तो ये जो औरत थी मुकम्मल तौर पे राइट साइड पे, जहाँ पे कुछ खाई नुमा एरिया मौजूद था या आप कह सकते हैं कि कुछ छोटी सी खंदक नुमा जगह मौजूद थी, उस तरफ जाके देखते ही देखते गायब हो गई। एक अजीब सी कैफियत थी। इस सर्दी में भी मुझे ना सिर्फ पसीने छूट रहे थे बल्कि मुझे रह रहे के ये ख्याल आ रहा था कि भला कोई इंसान या कोई औरत हवा में कैसे उड़ सकता है। तकरीबन 15-20 मिनट बाद जब मेरी हालत ज़रा बेहतर हुई, मैंने सुकून का सांस लिया और उसके बाद मैंने जब पानी वगैरह पिया तो पानी पीने के बाद ही मुझे अब महसूस हो रहा था जैसे मुझे आहिस्ता आहिस्ता करके बुखार चढ़ना शुरू हो चुका है। खैर, जैसे तैसे करके जब यह रात गुजरी तो अगले दिन इत्तफाक से मेरी एक साहब से मुलाकात हुई जो कि हमारे ना सिर्फ सीनियर थे बल्कि बहुत ज़्यादा दीनदार आदमी थे और अक्सर लोग उनसे नज़र वगैरह उतरवाया करते थे। खैर, जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, उनसे बातचीत हुई तो मैंने उनको रात में जो भी किस्सा, जो भी कहानी मेरे साथ पेश आई थी वो सारी की सारी वैसे ही बयान कर दी। अब जब मैंने उनको ये सारी कहानी बताई तो ये सारा किस्सा, ये कहानी सुनने के बाद उन्होंने मुझ पर दमदरूद किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि रात में जो मखलूक या जो बच्चा आपको नज़र आया था ये किसी भी तरह इंसान नहीं थे। मेरी मालूमात या मेरे हिसाब के मुताबिक ये छलावे थे जो आपको ना सिर्फ नज़र आए थे बल्कि अगर आप आयतुल कुर्सी पढ़ना ना शुरू करते या आप उनको मुसलसल देखते रहते तो हो सकता है कि ये लोग आपको नुकसान पहुंचाते। अक्सर ऐसा होता है कि ये जो एरिया है, ख़ास तौर पे जहाँ पे उस वक्त ये चौकी मौजूद थी, इस चौकी के अतराफ़ में ना सिर्फ एक औरत टहलते हुए नज़र आती है बल्कि जब उसको फॉलो किया जाता है या उसको पुकारने की या रोकने की कोशिश की जाती है तो देखते ही देखते ऐसा लगता है जैसे वो हवा में तहलील हो चुकी है। ये जो वाक़या था ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक तरीन वाक़या था। आज भी जब मैं इस वाक़े को याद करता हूँ तो ना सिर्फ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं बल्कि कुछ देर के लिए ऐसा लगता है जैसे मैं दोबारा से उस सिचुएशन के अंदर जा चुका हूँ। इस वाक़े के अलावा भी मेरे पास बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ मौजूद हैं जो मैं इंशाल्लाह लेटर ऑन किसी और दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मेरी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, जब भी आप इस तरह के वीरानों में, सुनसान जगहों पे ड्यूटी करें या किसी भी काम से जाएं तो कम से कम कोशिश करें कि आपने हिसार कर रखा हो। ये कहानी हमें रुस्तम साहब ने हैदराबाद से शेयर की है। ये बताते हैं कि ये उस दौर की बात है, यानी 1978 की बात है, जब इनके फादर पंजाब के अंदर मंगला डैम के पास एक सिक्योरिटी इदारे में काम किया करते थे। बेसिकली इनकी जो रिहाइश थी वो मंगला डैम के पास ही एक छोटा सा विलेज था, वहाँ की ही रिहाइश थी। तो अक्सर ऐसा होता था कि इनके फादर की जब शाम की या फिर रात की ड्यूटी लगा करती थी और इनको रात को वापस आते आते जब 1 या 2 बज जाया करते थे तो अक्सर इनके फादर आने और जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल किया करते थे। अब क्योंकि पुराना दौर था, सादा लोग थे,
और आमतौर पे इतनी ज़्यादा मोटरसाइकिल्स या आप कह सकते हैं कि गाड़ियाँ आम नहीं थीं। तो इनके फादर की भी यही ख्वाहिश हुआ करती थी कि जैसे तैसे कम से कम पैसों में या कम खर्चे में खैरियत से अपने घर पहुंच सकें। ये बताते कि हाँ, इनके फादर की एक आदत थी और वो शुरू से थी कि इनके पास हमेशा एक रेडियो मौजूद हुआ करता था, जो कि ना सिर्फ सेल्स पे चला करता था बल्कि अक्सर अपने इदारे से वापसी पे इनके फादर जब साइकिल पे आ रहे होते थे तो वो कोशिश करते थे कि इस रेडियो के ऊपर कोई ना कोई गाने या कोई ना कोई प्रोग्राम लगा लें। ये बताते हैं कि वैसी ही एक रात थी और रात के तकरीबन 12:30-1 बजे का टाइम था। शदीद सर्दी पड़ रही थी। आप कह सकते हैं कि दूर दूर तक धुंध ही धुंध मौजूद थी और मुश्किल से 10 या 12 फीट के फासले के बाद कुछ भी देखना तकरीबन नामुमकिन था। वैसे ही जब इनके फादर अपने दफ्तर से या जो भी इनका इदारा था वहाँ से निकले तो इनके रास्ते में न सिर्फ मंगला डैम वाला रास्ता आया करता था बल्कि जो बीच का हिस्सा है वो इस कदर सुनसान था, इस कदर वीरान था कि वहाँ पे दूर दूर तक ना ही आबादी मौजूद थी और ना ही किसी भी किस्म की लाइट्स वगैरह का इंतज़ाम मौजूद था। हाँ, इस रोड के लेफ़्ट और राइट में बहुत बड़े बड़े दरख्त मौजूद थे और ख़ास तौर पे सर्दी में जब आप इस रोड से गुजरा करें तो आपको एक अजीब से खौफ का एहसास हुआ करता था। खैर, इनके फादर वैसे ही जब अपने उस दफ्तर से, उस इदारे से अपने घर जा रहे थे और एग्जैक्टली जब ये उस रोड पे मौजूद थे जहाँ पे लेफ़्ट और राइट में दरख्त ही दरख्त मौजूद थे तो इनको एकदम से चलते चलते ख्याल आया कि क्यों ना दोबारा से रेडियो को ऑन कर लिया जाए और कोई ना कोई गाना या कोई ना कोई प्रोग्राम सुनते हुए खैरियत से इस सफ़र को तमाम किया जाए। अब इनके बाबा ने जब रेडियो को ऑन किया या उसको चलाने की कोशिश की तो पहले तो वो कुछ सेकंड्स के लिए ऑन हो गया, लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद ऐसा लग रहा था जैसे देखते ही देखते वो बंद हो चुका है। आमतौर पे इनके जो फादर थे वो कोशिश करते थे कि अपने पास कोई ना कोई रिज़र्व सेल्स रखें ताकि अगर कभी सेल्स वगैरह ख़त्म हो जाएं तो दूसरे सेल्स के ज़रिए इसको सुना जा सके। हैरानकुन बात यह थी कि जब इनके बाबा ने अपनी बाइक को या अपनी साइकिल को साइड में रोका और साइड में रोकने के बाद जब इन्होंने सेल्स को चेंज करना शुरू किया तो चेंज करने के बावजूद ऐसा लग रहा था जैसे ये जो रेडियो है ये ना ही काम कर रहा है बल्कि ऐसा लग रहा था कि जो दूसरे वाले सेल हैं ये भी मुकम्मल तौर पे नाकारा हो चुके हैं। खैर, कुछ कोशिश के बाद जब इनको लगा कि ये जो रेडियो है वो नहीं चलने वाला है, इन्होंने अपने बैग में या अपने थैले में उस रेडियो को डाला और दोबारा से साइकिल के ऊपर बैठ के अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। अब जैसे ही इन्होंने साइकिल को चलाना शुरू किया तो ये बताते हैं कि निस्बतन अब दोबारा से जब ये साइकिल चलाने लगे थे तो पहले से ज़्यादा इनको सर्दी का एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे देखते ही देखते इनका जो जिस्म है वो ना सिर्फ कपकपाने लगा है बल्कि इनको एकदम से ऐसा लग रहा था जैसे शायद बर्फ़ गिरना शुरू हो चुकी है। हालांकि प्रैक्टिकली उस एरिया में या उस जगह पे बर्फ़ ना ही पहले गिरा करती थी और ना ही अब वहाँ पे बर्फ़ गिरा करती है। अब जैसे ही इनको सर्दी का एहसास बढ़ने लगा तो इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी साइकिल को न सिर्फ साइड में लगाया बल्कि इनके पास जो एक एक्स्ट्रा चादर मौजूद थी जो कि उस थैले के अंदर ही मौजूद थी, जिस थैले में आमतौर पे ये अपना सामान लेके आया करते थे। अब जैसे ही इनके फादर ने उस थैले के अंदर से वो चादर निकाली और चादर निकालने के बाद अपने ऊपर डालना शुरू की तो अब इनको ऐसा लगा कि एकदम से इस फिज़ा के अंदर किसी औरत के गुनगुनाने की या लहरा लहरा के गाने की आवाज़ आना शुरू हो चुकी है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत है जो ना सिर्फ बहुत ही अच्छी आवाज़ की मालिक है बल्कि गा गा के खुशी का इजहार कर रही है या फिर किसी भी तरीके से लोगों को या ख़ास तौर पर इनके फादर को अपनी तरफ मुतवज्जह करना चाह रही है। अब जैसे ही इनको उस औरत के गाना गाने की या गुनगुनाने की आवाज़ आना शुरू हुई तो पहले इन्होंने अपने आगे पीछे का जायज़ा लिया, लेकिन जब इनको कोई भी नज़र नहीं आया तो इनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि आखिर कौन औरत है जो मुसलसल गाना गा रही है या फिर इस तरह से गुनगुना के मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की या अपनी तरफ मुतवज्जह करने की कोशिश कर रही है। कुछ सेकंड्स तक ये वहीं पे खड़े रहे, लेकिन जब इनको कोई भी नज़र नहीं आया तो उन्होंने दोबारा से साइकिल के ऊपर बैठ के साइकिल को चलाना शुरू कर दिया। अब ये बताते हैं कि जैसे ही मेरे बाबा ने साइकिल को मज़ीद आगे बढ़ाना शुरू किया तो अब ऐसा लग रहा था जैसे जो भी औरत मुसलसल गाना गा रही थी
वो ना सिर्फ इनके पीछे पीछे चलना शुरू हो चुकी है, बल्कि अब आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो गाने की आवाज़ है ना सिर्फ बढ़ती चली जा रही है, बल्कि अब लग रहा था कि जो भी औरत गाना गा रही थी वो इनके बेतहाशा करीब मौजूद है। अब जैसे ही इनके फादर ने आहिस्ता आहिस्ता करके पीछे की तरफ मुड़ना शुरू किया, और अब की बार जब इनके फादर ने पीछे की तरफ मुड़ के देखा तो उन्होंने देखा कि इनकी साइकिल का जो कैरियर है, यानी पीछे जहाँ पे जगह मौजूद है, उस कैरियर के ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे कोई लड़की या औरत बैठी हुई है। हैरान कुन तौर पे उस औरत ने ना सिर्फ घूंघट अपने चेहरे के आगे डाल रखा था, बल्कि उसके लिबास से या उसकी ज्वेलरी से या उसके हाथ में जो बड़ी बड़ी चूड़ियाँ मौजूद थीं, उनको देख के ये अंदाज़ा हो रहा था जैसे कोई औरत दुल्हनों के लिबास में या फिर कोई दुल्हन एग्जैक्टली इनकी साइकिल के पीछे आके बैठ चुकी है। अब ये बताते हैं कि इनके फादर को बड़ा ताज्जुब हुआ कि मैंने तो किसी को भी ना ही बिठाया था और ना ही किसी ने मुझसे बैठने की रिक्वेस्ट की थी। हालांकि दूर दूर तक ना ही कोई मौजूद था और ना ही इससे पहले इस एरिए में कोई भी नज़र आया करता था। बिलाखिर ये कौन औरत थी या कौन दुल्हन थी जो एकदम से मेरी साइकिल पे मेरे पीछे आके बैठ चुकी थी। अब चलते चलते ये बताते हैं कि इनके फादर ने एकदम से उस औरत से पूछा कि तू कौन है और तुझे कहाँ जाना है। जब इनके फादर ने चलते चलते इस तरह से उस औरत से पूछा तो बजाय इसके वो औरत कोई रिस्पॉन्स करती, उस औरत ने न ही किसी भी किस्म का रिस्पॉन्स किया, बल्कि मुसलसल दोबारा से गुनगुनाना शुरू कर दिया। अब इनके फादर ने जब तिरछी निगाहों से दोबारा से उस औरत के हुलिये पे या उसके लिबास पे गौर किया, और इसी दौरानी में जब इनके फादर की निगाह उस औरत के पैरों पे पड़ी तो उन्होंने देखा कि ये जो औरत है ना सिर्फ इसके पैर उल्टे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसके जो पाँव हैं वो इस कदर लंबे हैं कि साइकिल पे बैठे होने के बावजूद उसके पाँव बाकायदा ज़मीन को छू रहे थे। कुछ अजीब तरीके से उसके पाँव रगड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे पाँव रगड़ने के बावजूद उस औरत को ना ही दर्द का ना ही तकलीफ़ का एहसास हो रहा है। अब पुराने दौर के लोग थे, सिक्योरिटी इदारे में काम किया करते थे, बहुत बहादुर थे, तो उन्होंने चलते चलते दोबारा से अपने आप को या अपनी तवज्जो को डाइवर्ट करने के लिए उस औरत से जानबूझ के पूछा कि अब तू बता कि तुझे कहाँ जाना है और मैं तुझे पहचान चुका हूँ। अब जैसे ही उस औरत ने यह सुना तो उसने हल्की सी या पतली सी आवाज़ में, या फिर आप कह सकते हैं कि उसने नाक से बोला कि मुझे आगे जहाँ पे डैम मौजूद है तू मुझे वहाँ पे उतार दे। अगर तू मुझे वहाँ पे उतार देगा तो मैं तुझे जाने दूंगी। अब इनके फादर क्योंकि बहुत बहादुर थे, बहुत दिलेर थे, इनको हालांकि पता चल चुका था कि इनके पीछे कोई चुड़ैल या पिछल पैरी बैठी हुई है, उसके बावजूद इनके फादर ने ना सिर्फ उस औरत को वहाँ पे उतारा, बल्कि वहाँ पे उतारने के बाद उसको कहा कि अब मेरे पीछे हरगिज़ ना आना, और अगर गलती से तू मेरे पीछे आई तो हो सकता है कि मैं तुझे जला के भस्म कर दूँ। अब ये उन्होंने क्यों कहा था, इसके पीछे क्या अवामिल थे और उनको कैसे पता था कि अगर इस औरत को या चुड़ैल को जलाना है या भस्म करना है तो बिला आखिर वो कैसे करना होगा। बहरहाल ये बताते हैं कि कहने के बाद इनके फादर ने आयतुल कुर्सी पढ़ते पढ़ते जैसे जैसे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू किया तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो खैरियत से अपने घर पहुंच गए। इत्तफाक की बात यह थी कि जब इनके फादर अपने घर पहुंचे तो घर पहुंचने के बाद इन्हें काफ़ी देर तक ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इनके घर के बाहर वही औरत मुसलसल मौजूद है और इनका नाम लेके मुसलसल इनको पुकार रही है।